आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 25 सितंबर 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे गजा सिटी में जंग तेज, हमास भी कर रहा इसराइल का फौजी नुकसान, फ्रेंच सदर एमनुअल मैक्रॉन का इसराइल को अल्टीमेटम, वेस्ट बैंक पर कब्जा मतलब रेड लाइन पार, ईरान फिर से खड़ा कर रहा मिसाइल ठिकाने, इसराइल पर नई जंग का साया, गजा की तबाही पर अरब मुस्लिम लीडरों का बड़ा ऐलान, रीबिल्डिंग का बनेगा प्लान, और गजा जा रहे फ्लोटिला पर हो सकता है इसराइल का हमला। वॉलंटियर्स बोले मिशन जारी रहेगा, हिफाजत के लिए यूरोपियन मुल्कों ने भेजे और जंगी जहाज। करते हैं शो की शुरुआत। गजा में जंग चल रही है और खासतौर से गजा सिटी में, और यहां से खबर आई है कि हमास के एक स्नाइपर हमले में इसराइल का फौजी नुकसान हुआ है। गजा सिटी में हमास के एक स्नाइपर अटैक में एक इसराइली फौजी मारा गया। इसराइली फौज यानी आईडीएफ ने जुमेरात की सुबह इसकी तस्दीक की। आईडीएफ की शुरुआती जांच के मुताबिक वो सिपाही जिसकी लाश मिली है उसका नाम डेमा लाश है। जब वो एक आर्मी कैंप की गार्ड पोस्ट पर तैनात था तभी उस पर स्नाइपर की गोली चली और वो मौके पर ही ढेर हो गया। ये वारदात गजा में जारी जंग के बीच हमास के जानलेवा हमलों की ताज़ा मिसाल है। एमनुअल मैक्रॉन ने इसराइल को एक अल्टीमेटम दिया है। कहा है कि वेस्ट बैंक कब्जाना मतलब रेड लाइन पार कर देना, हदों को तोड़ देना, और ये बर्दाश्त ना होगा। फ्रांस के सदर एमनुअल मैक्रॉन ने इसराइल को सख्त वार्निंग दी है कि अगर उसने वेस्ट बैंक के किसी भी हिस्से को परमानेंटली कब्जाने की कोशिश की तो ये अमेरिका की नज़र में रेड लाइन होगी और अरब इसराइल नॉर्मलाइजेशन समझौते भी ढह सकते हैं, यानी अब्राहम अकॉर्ड्स बर्बाद हो जाएंगे। फ्रांस 24 पर इंटरव्यू में मैक्रॉन ने बताया कि अमेरिका भी यूरोप की तरह ही इसराइल के कब्जे की प्लानिंग के खिलाफ है। ट्रंप से मिलकर आए थे मैक्रॉन ने यह खुलासा किया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने 3 पन्नों का एक प्रपोजल सौंपा है जिसमें फ़लस्तीन के मुस्तकबिल का नक्शा, एक मैप पेश किया गया है। ये प्रपोजल न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन पर बेस्ड है और इसे 143 से ज़्यादा मुल्कों की हिमायत हासिल है, मगर इसमें हमास को गजा और वेस्ट बैंक की हुकूमत से बाहर रखा गया है। यानी मैक्रॉन साफ कह रहे हैं कि अगर इसराइल ने कब्जे की हद पार की तो पूरा इलाका फिर से धमाके के मुहाने पर होगा। लेकिन क्या फ़लस्तीन के मामले में अमेरिका और फ्रांस पर पक्का भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि भले ये इसराइल पर कितनी ही ज़ुबानी सख्ती क्यों ना दिखा लें, लेकिन उसके खिलाफ कभी भी ऐसा एक्शन नहीं ले सकते जिससे गजा का मसला सुलझ जाए या जिससे फ़लस्तीनियों पर इसराइल के जुल्म रुक जाए। कितनी बार कहा अमेरिका ने इसराइल से ग्राउंड ऑपरेशन मत करना, ये रेड लाइन होगी, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन हुआ, तबाही हुई पूरे गजा की। क्या हो गया इसराइल को? जो किया, कतर जैसे अलाइड मुल्क पर हमला हो गया मिसाइलों से, फाइटर जेट से। अफसोस जाहिर किया लेकिन मजम्मत नहीं की अमेरिका ने इसराइल की, और यही कहा कि हाँ, इससे बढ़िया नतीजे आ सकते थे। इसराइल से एक और जंग के खदशे के बीच ईरान फिर से मिसाइलों का जखीरा जमा करने में जुट गया है। ईरान ने अपनी मिसाइल प्रोडक्शन साइट्स को दोबारा खड़ा करना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट आई है, कहा गया है कि सैटेलाइट तस्वीरों से बात साफ हुई है कि ईरान उन्हीं ठिकानों को रिबिल्ड कर रहा है जिन्हें इसराइल ने जून की 12 रोज़ा जंग में निशाना बनाया था। मगर एक बड़ी रुकावट भी सामने है दोस्तों। मिसाइलों के लिए ठोस ईंधन यानी कि सॉलिड फ्यूल बनाने वाले बड़े मिक्सचर, यानी जिन्हें प्लेनेटरी मिक्सचर्स कहते हैं, वो अभी तक ईरान के पास नहीं है। यही मशीनें असल में मिसाइल फ्यूल को तैयार करती हैं और इनके बिना पूरा प्रोग्राम अधूरा है। ईरान के लिए मिसाइलें उसकी अहम डिफेंस लाइन मानी जाती हैं, खासकर तब जब पिछली जंग में इसराइल ने उसका एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। अब ईरान किसी भी हाल में मिसाइल प्रोग्राम को नेगोशिएशन में, मोल भाव में शामिल नहीं करना चाहता। वो कहता है कि ये नॉन निगोशिएबल है, इन पर हम बातचीत ही नहीं करेंगे, ये मेरी ताकत है, हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट पर तो बात कर सकते हैं। अब वो भी दरवाजे ईरान ने बंद कर दिए। खैर, इसी रिपोर्ट पर रहते हैं कि ईरान फिर से अपना मिसाइल प्रोग्राम और मजबूत कर रहा है। तो रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ईरान ये मिक्सचर सॉलिड फ्यूल वाले फिर से हासिल कर लेता है तो उसका मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर पल भर में चालू हो जाएगा, और इसमें ईरान की मदद कर सकता है चाइना। बताया ये जा रहा है कि चाइना से ईरान पहले भी
मिसाइल फ्यूल और पार्ट्स खरीदता रहा है। बहुत सी चीज़ें अंडरस्टूड भी हैं, हर चीज़ हर टेक्नोलॉजी ईरान के पास नहीं है। कुछ कंपोनेंट्स होते हैं कभी किसी से लेने पड़ते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं वो भी लेने पड़ते हैं। इसराइल ने जंग में ख़ास तौर पर सॉलिड फ्यूल मिसाइल साइट्स को ही ईरान की निशाना बनाया था, क्योंकि ये मिसाइलें लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइलों से कहीं तेज़ लॉन्च हो सकती हैं और यही स्पीड जंग के मैदान में असली फ़र्क पैदा करती है। और ये फ़र्क हमने इसराइल के कई इलाकों में देखा जब ईरानी मिसाइलें जाकर लगी और आयरन डोम और बाकी थाड वगैरह और सिस्टम्स जो हैं वो मुंह ताकते रह गए। यानी ईरान के पास इरादा भी है और ठिकाने भी, बस एक पार्ट मिसिंग है और वो मिल गया तो ईरान फिर से तैयार हो जाएगा एक नई जंग के लिए। लेकिन रिपोर्ट से अलग मेरा अपना मानना है कि बिना सॉलिड फ्यूल के ईरान अपना काम शुरू ही नहीं करता। यानी दुनिया को जितना पता है ईरान के पास उससे कहीं ज्यादा तबाही का सामान मौजूद है। बढ़ते आगे गजा की खबर दोबारा लाते हैं। गजा की तबाही पर अरब मुस्लिम लीडरों का एक बड़ा ऐलान सामने आया है। अमेरिका के साथ मिलकर गजा की रिबिल्डिंग की प्लानिंग बनाई जाएगी, गजा को तामीर करने की प्लान बनाई जाएगी। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अरब इस्लामी मुल्कों के लीडरों की एक अलग से अहम बैठक हुई। सबका मकसद साफ था, गजा में जंग खत्म कराई जाए, फौरन सीज़फायर हो, होस्टेज छोड़े जाएं और इंसानी मदद गजा में बिना रुकावट अंदर पहुंच सके। इस मीटिंग में कतर के अमीर शेख तमीम, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला, तुर्की के सदर एर्दोगान, इंडोनेशिया के प्रबोवो, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, मिस्र के मुस्तफ़ा मदबूली, यूएई और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर्स भी शामिल हैं। इन तमाम लीडरों ने बयान में कहा कि गजा की सूरत हाल अब नाकाबिले बर्दाश्त है, इंसानी जानों का बड़ा नुकसान हो रहा है, तबाही और उसके दूरगामी असर पूरी मुस्लिम दुनिया तक जा रहे हैं। सभी ममालिक ने जबरी बेदखली को सिरे से नामंजूर किया ट्रंप के सामने और ये मांग भी रखी ट्रंप से कि जो लोग घर छोड़ने पर मजबूर हुए भी हैं उन्हें वापस गजा लौटने दिया जाए। अरब और ओआईसी मुल्कों ने ट्रंप के साथ मिलकर काम करने का इरादा जताया और कहा कि जंग खत्म करने और परमानेंट अमन हासिल करने की राह खोलने में उनकी लीडरशिप अहम होगी। इस बैठक में गजा का तामीर का यानी कि रिबिल्डिंग का एक मुकम्मल प्लान बनाने पर भी जोर दिया गया। इसमें वेस्ट बैंक और यरूशलेम के मुक़द्दस मकामात की हिफाजत, फ़लस्तीनी अथॉरिटी में सुधार और इंटरनेशनल मदद से गजा की तबाही को संभालना शामिल होगा। सबने माना कि ये बैठक बस शुरुआत है, अब असल इम्तिहान है कि कैसे गजा के लोगों की ज़िंदगी दोबारा खड़ी की जाए, आसान बनाई जाए और अमन को भी टिकाऊ बनाया जाए। ऐसा ना हो कि अभी आ गया, अभी काम शुरू हुआ बनाने का और फिर इसराइल ने कोई जंग शुरू कर दी। यानी पैगाम साफ है कि गजा की बर्बादी अब और नहीं सही जाएगी, अब वक्त है रीबिल्डिंग का और असली अमन का। लेकिन ये होगा कैसे, क्योंकि गजा में तो जंग जारी है। कल ही के आंकड़े आप 24 घंटे को उठा लें, 100 लोग शहीद। 100 लोग हमें बोलते हुए अब मतलब इतना आराम से मुंह से निकल जाता है, क्योंकि हम 2 साल से यही बोल रहे हैं। 100 लोग, हमारे यहाँ कहीं डबल मर्डर हो जाता है ना तो 3 मोहल्ले के लोग देखने आते हैं, भाई डबल मर्डर दिखता कैसे है। 100 लोग एक एक जगह, एक एक घर में 20-20 लोग एक साथ, कमाल है। बढ़ते आगे, गजा जा रहे ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला पर इसराइली हमले का खतरा बढ़ गया है। गजा की नाकेबंदी तोड़ने निकले जहाज़ों के कारवां ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला पर इसराइल के हमले का अलर्ट जारी हुआ है। ऑर्गेनाइजर्स ने यह बताया है कि कई हुकूमतों ने कारवां में शामिल अपने शहरियों को खबरदार किया है कि इस मिशन पर इसराइल का हमला कभी भी हो सकता है, इमिनेंट। अल मायदीन के मुताबिक फ्लोटिला इस वक्त यूनानी समंदर यानी कि ग्रीस के समंदर की हद में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है ताकि सीधे इसराइली वार से, इसराइल के हमलों से कुछ बचाव हो सके। बुध को लीबिया का एक जहाज ओमार अल मुख्तार, उस पर मौजूद एक्टिविस्टों ने बताया कि 3 ड्रोन उनके ऊपर मंडराते दिखे। साफ लग रहा था कि उनकी निगरानी की जा रही है। ये जहाज इस फ्लोटिला से अलग सफर कर रहा है, क्योंकि बाद में शामिल हुआ तो अकेला सफर कर रहा है और इसमें एक मोबाइल मेडिकल क्लिनिक भी मौजूद है जिसमें डॉक्टर्स भी हैं और वो फौरन इलाज दे सकें गजा के लोगों को। ऐसे इंतजाम अंदर इस जहाज में किए गए। इन सारे खतरों के बावजूद वॉलंटियर्स का ये कहना है
ان کا جذبہ دیکھیے. والنٹیئرز کا یہ کہنا ہے کہ ان کا مشن جاری رہے گا اور غزہ کی گھیرا بندی توڑنے کی ہر کوشش ہر حال میں کی جائے گی. یعنی دنیا کے سفینوں کا قافلہ غزہ تک پہنچنے پر اڑا ہے اور اسرائیل بیچ میں کھڑا ہے، دھمکیاں دے رہا ہے، لیکن ان دھمکیوں کے باوجود یہ لوگ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. اس جرت کو دنیا سلام کر رہی ہے اور غزہ ان کا انتظار کر رہا ہے. غزہ فلوٹیلا کی حفاظت کو اٹلی اور اسپین کے جنگی جہاز سمندر میں اتر گئے ہیں. غزہ کی طرف جا رہے گلوبل سمود فلوٹیلا پر ڈرون حملوں کے بعد اب اٹلی اور اسپین کھلے میدان میں آ گئے ہیں. دونوں ملکوں نے اعلان کیا ہے کہ ان کی نیوی کے شپس، ان کی نیوی کے جہاز اور جنگی جہاز اب اس قافلے کی حفاظت کریں گے. اٹلی نے کہا کہ وہ پہلے ہی ایک فریگیٹ بھیج چکا ہے، جو صبح ہم نے سب سے پہلے آپ کو بتایا، اور اب اٹلی نے کہا کہ اب ایک دوسرا جنگی جہاز بھی ہم روانہ کر رہے ہیں. دوسری طرف اسپین نے بھی صاف کہہ دیا ہے کہ اب اسپینش نیوی بھی میدان میں اترے گی یا سمندر میں اترے گی. یہ قدم اس وقت اٹھایا گیا جب میڈیٹرینین کے انٹرنیشنل واٹرز میں فلوٹیلا پر ڈرون سے حملہ ہوا اور فلیش بینگ جیسے دھماکے دار ڈیوائس گرائے گئے. صاف ہے غزہ پہنچنے والے اس کارواں پر حملہ اب صرف والنٹیئرز کا مسئلہ نہیں رہا، بلکہ اب یورپین ملکوں کی نیوی کا آمنا سامنا بھی اسرائیل سے ہو سکتا ہے. حالانکہ بڑا چڑھا کر نہیں کہوں گا، کسی بھی جنگ کی صورت جیسے حالات بننے کی امید بہت کم ہے. اب ایک دو چیزیں یہاں سے لے لیجئے. یہ اسرائیل کے ممبر آف نیسٹ ہے، جیسے ہمارے یہاں ممبر آف پارلیمنٹ ہوتے ہیں MP، وہاں MK ہوتے ہیں. نیسٹ اسرائیل کا ہے. ڈین ایلوز، اس نے جو ہے فرینچ کونسلیٹ کے باہر، یوں سمجھیے کہ جو فرانس کی ایمبیسی مان لیجیے عام بھاشا میں، وہاں، اور یہ قبضے والے یروشلم میں بنائی گئی ہے، تیل اویو میں نہیں، وہاں اس نے جو ہے اس فرینچ کونسلیٹ کے باہر اپنا دفتر کھول لیا، ایک ٹیمپرری کرسی میز ڈال کر. کیوں؟ کیونکہ فرانس نے فلسطین کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کیا تو یہ غصہ آ گیا اور فرینچ کونسلیٹ کے باہر ہی دفتر کھول کے بیٹھ گیا. یہ اپنی طریقے سے پروٹیسٹ کر رہا ہے. سعودی عرب اور قطر مل کر $89 ملین کی جوائنٹ انیشیٹو سپورٹ جو ہے وہ سیریا کے لیے جاری کر رہے ہیں، اور یہ یونائٹڈ نیشنز کے تعاون سے ہوگا. یہ فی الحال دیں گے پیسہ، اور وہاں پروگرام جو ہے وہ پورا کام جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کے کارندے دیکھیں گے. سعودی عرب اور قطر پیسہ دے رہے ہیں. $89 ملین. کیوں؟ کیونکہ وہاں جو کام کاج کرنے والے سرکاری ملازم ہیں، ان کی تنخواہیں، وہ تنخواہیں وقت سے جائیں تاکہ کام چلتا رہے، ورنہ اگر سرکاری ملازم نہ ہو تو نظام ڈھہ جائے. اور باقی جو بھی سپورٹ پروگرام شروع ہو سکتے ہیں وہ سب کرنے کے لیے، خاص طور سے گورنمنٹ امپلائیز کی سیلریز جو ہے اس میں کور ہوں گی، اور ایسینشیل پبلک سروسز بھی اس میں جو ہے وہ کور کی جائیں گی. فی الحال یہ سیریا کو سپورٹ ہے ان دونوں ملکوں کا. سیریا کے انٹرم پریزیڈنٹ احمد الشرا کی ملاقات یونائٹڈ نیشنز کی میٹنگ میں گئے. اس دوران سائیڈ میں ان کی ملاقات ڈونلڈ ٹرمپ سے ہوئی اور کافی بات چیت ہوئی، اس کی تصویریں بھی سامنے آئیں. فی الحال یہ تھیں کچھ ہیڈ لائنز. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے، خوش رہیے.